हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल कंप्लीट रिवीजन इन 9 मिनट्स। सो आप लोग सोच रहे होंगे आज मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर कैसा है। अभी रिसेंटली ईपीएफओ का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने भी क्वेश्चन पेपर देखा था। क्वेश्चन पेपर ठीक था, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, ना ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कुछ एस्पिरेंट्स से जो कह रहे थे, जिन्होंने पहले भी अपीयर किया था, कि पहले के मुकाबले थोड़ा लेवल जो है बढ़ा दिया है। अब देखो, वो तो ऑब्वियो है, आप लोगों ने प्रीलिम्स का भी पेपर देखा होगा। वहाँ पर भी हमने देखा इस बारी ओनली 2 पेयर वाले 3 पेयर वाले ऑलमोस्ट पूरे पेपर में क्वेश्चन थे। ठीक है, बेसिकली जो मैं ये आज का सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये एक थोड़ा जनरल टॉक के ऊपर है और साथ में आप लोगों को एक न्यूज़ भी देनी है मुझे। ठीक है, ये जो मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, ये 2019 का है। वैसे तो मैंने सारे ही पेपर प्रिंट कराए हैं, लेकिन मुझे ये सबसे ऊपर रखा हुआ था मेरी कबर्ड में, तो मैंने सोचा हम यही से शुरू कर लेते हैं और फिर हम एक एक करके बाकी भी सारे कर लेंगे। मैंने सोचा है कि हम नॉलेज प्लस ट्रिकी सेंस का मतलब है ट्रिक्स प्लस कॉमन सेंस और साथ में नॉलेज। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हम खाली ट्रिक से करेंगे या वो कॉमन सेंस के बेस पे, ऐसा कुछ नहीं। जिस क्वेश्चन में आपका जो वेपन यूज़ किया जाएगा, हम वो वेपन यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारे पास होने सारे चाहिए ना। अगर हम जंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास मिसाइल सारी होनी चाहिए, हमारे पास अग्नि भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे पास आपके डार्स भी होने चाहिए। लेकिन जिस क्वेश्चन में जो आपका वेपन यूज़ करेगा, जैसे अगर ट्रिक यूज़ की जाएगी तो ट्रिक से करेंगे, कॉमन सेंस लगेगी तो कॉमन सेंस से करेंगे, और नॉलेज तो आपको रखनी ही है इन सब के प्रायोरिटी में। ठीक है, सबसे ऊपर आपकी नॉलेज ही रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा है हम डेली शॉर्ट वीडियोस डालकर, ठीक है, जैसे हम अपने चैनल पे अभी जीएस के लिए पूरा मेंस तो कंप्लीट करेंगे ही होपफुली, और साथ में हम जूलॉजी ऑप्शनल भी अपना कर रहे हैं, जिसमें हमारा नॉन कोऑर्डिनेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और जीएस में सोसाइटी कंप्लीट हो गया है। ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी भी आपका कंप्लीट होने वाला है। तो साथ में हम ये एक क्वेश्चन आंसर एनालिसिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे डेली 5-10 के अराउंड, और उसके बाद हम जब सारे PYQs कर लेंगे तो हम टॉपिक्स के साथ साथ में लिस्ट बना लेंगे और एनालिसिस करना सिखाऊंगी मैं आपको। एनालिसिस मतलब ये नहीं होता है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा जैसे कि और सिर्फ आपने उसका आंसर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ये फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करें तो एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपने पढ़ा कि दिस विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज या आर द डिफरेंसेस बिटवीन द जागीरदार एंड द जमींदार। अच्छा, और आपने स्टेटमेंट पढ़ ली, ठीक है, अच्छा ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये तो हो नहीं सकता। एंड द आंसर इज नीदर वन नॉर टू। नो, दिस इज नॉट द एनालिसिस एंड ऑल्सो दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ एनालिसिंग। ठीक है, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब आपने ये क्वेश्चन देखा, अब क्योंकि ये 2019 का पेपर है और हम आराम से अपने रूम में बैठकर इसको देख रहे हैं, तो हम देखें कि जागीरदार और जमींदार, अब इसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट रेडी करना चाहिए कि भाई जागीरदार और जमींदार में डिफरेंस क्या होता है, उनके फीचर्स क्या थे, वो किस टाइम पे प्रिवेलेंट थे हमारे मेडिवल इंडिया में, या मतलब इन्होंने खुद ही क्वेश्चन में लिख के दे दिया मुगल इंडिया में। ठीक है, इनका रोल क्या था, ये 4-5 पॉइंट हमें टिप्स पे लर्न होने चाहिए। ये सब करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी। आप उसके लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि जब जब हम ये मतलब मैं ये वाली सीरीज आपकी डेली बेसिस पर तो नहीं लेके आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे साथ में 2 वीडियोस और रिकॉर्ड करने होते हैं जीएस एंड ऑप्शनल के लिए। लेकिन हाँ, मैं इन बिटवीन वीक या 2 डेज के अंदर मैं ये कंटिन्यू रखूंगी प्रीलिम्स 2024 तक, और इसमें हम आपके 2013 से लेके 2023 तक के सारे पेपर्स को एनालाइज करेंगे और मैं सिखाऊंगी कैसे एनालाइज करना होता है। और साथ में जो आपके थीमेटिक रिपीटिव टॉपिक्स हैं, जैसे सब लोग बता देते हैं कि ये थीम्स रिपीट हो रही हैं, इस पे आप नोट्स बना लो, लेकिन वो बना के और करके और समझा के कोई नहीं दिखाता है। तो मैं आपको साथ में वो नोट्स भी रेडी करवाऊंगी। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ वो नोट्स रेडी करूंगी और हम उसी से एनालाइज करेंगे और फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रीलिम्स कैसे नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका कंटेंट रहेगा, ये स्पेसिफिक प्रीलिम्स के लिए ही रहेगा। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड द जमींदार। अब देखते हैं पहली स्टेटमेंट, जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स इन ल्यू ऑफ जुडिशियल and police duties, whereas zamindar were holders of revenue rights without obligation to perform any duty other than the revenue collections। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो जागीरदार थे वो तो आपके खाली होल्डर्स थे, या फिर उनको जो असाइनमेंट दिया जाता था जुडिशियल और पुलिस ड्यूटीज के रिगार्डिंग, लेकिन जो जमींदार थे वो होल्डर्स थे रेवेन्यू राइट्स के, और उनके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की ऑब्लिगेशन नहीं होती थी।
ठीक है, टू परफॉर्म मतलब ऑब्लिगेशन नहीं थी कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा। तो देखो ऐसा पॉसिबल है क्या? आप कॉमन सेंस से सोचो कि जमींदार है वो खाली आपकी सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन ही करेगा, माना कि उसके नाम से एसोसिएट हो रहा है कि जमींदार, जमीन का जो रेट कर वसूल करेगा, लेकिन क्या उसको राजा कोई और ड्यूटी नहीं दे सकता? दे सकता है ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पे आपको नॉलेज आती है तो वेल एंड गुड, मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ आपको नॉलेज प्रायोरिटी पे रखना है। ट्रिकी सेंस मैंने कॉमन सेंस और ट्रिक से मिला के बनाया है, ठीक है। तो अगर आपको ट्रिकी सेंस से प्रायोरिटी पे नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात, आप उससे सॉल्व कीजिए कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन अगर आपको नहीं आ रही है तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी ड्यूटी, मैंने पहले ही सॉल्व करके इसलिए सर्कल्स किए थे ताकि हमारा वीडियो में ज्यादा टाइम इसमें यूज ना हो। सो एनी ड्यूटी तो गलत हो जाएगा ना कि आपको कोई भी क्या ड्यूटी नहीं दे सकता है राजा, तो दे सकता है, तो इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट है लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वर हेरिडिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिडिटरी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? कह रहा है कि जो लैंड असाइनमेंट जागीरदार के होते थे वो तो आप हेरिडिटरी दे जाओगे, दादा का पापा को बेटा को, लेकिन रेवेन्यू राइट्स जो थे जमींदार के वो हेरिडिटरी नहीं होते थे, जबकि हमें पता है कि जमींदारी भी आपकी हेरिडिटरी होती थी। अगर यह बात आपको पता है, आपने पढ़ी है हिस्ट्री में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो भी आप इसको आप कॉमन सेंस लगाना कि अगर जागीरदार हेरिडिटरी हो सकता है तो जमींदार क्यों नहीं हो सकता? और इतने बड़े मुगल पीरियड में क्या कोई एक जमींदार के एक भी रूलर के टाइम पे, राजा के टाइम पे उसने जमींदारी राइट हेरिडिटरी नहीं किया होगा क्या? अब ये सोचना, तो आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा कि इतना बड़ा मुगल पीरियड था तो हो सकता है किसी ना किसी ने तो हेरिडिटरी कर ही दिया हो। दैट इज वाई आपका ये हेरिडिटरी होगा। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। सो आपकी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। इसका आंसर है नीदर 1 एंड नीदर 2। ये आज की सिर्फ एक डेमो क्लास है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को इतना करके छोड़ नहीं देंगे। अब हमारे थीमेटिक रिपीटेड टॉपिक हो गए जागीरदार एंड जमींदार। तो आज आपको घर जाके जागीरदार और जमींदार के ऊपर 5-5 पॉइंट रेडी करने हैं कि उनका रोल, उनके फंक्शंस क्या होते थे मुगल पीरियड में, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट, द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग्स। कि सीलिंग जो लॉ है वो फैमिली होल्डिंग्स के लिए था लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए नहीं था। हमें करेक्ट बतानी है, आप ये चीज भी ध्यान रखिएगा। सेकंड, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस, then it resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Land reforms permitted no exemption to the ceiling limits. Okay, अब हमें करेक्ट बतानी है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे एब्रप्ट स्टेटमेंट आपको कौन सी लग रही है जो हो ही नहीं सकती। तो जो फोर्थ वाले वो मैंने सबसे पहले काट दी थी क्योंकि इस पे लिखा है कि लैंड रिफॉर्म्स परमिटेड नो एग्जेम्पशन टू द सीलिंग लिमिट्स, कि सीलिंग लिमिट्स पे कोई आपके लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो परमिशन देते थे कि कोई सीलिंग लिमिट्स नहीं है, एग्जेम्पशन थी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई तो आपकी सीलिंग लिमिट रहेगी ना कि आप इतने तक का ही लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए गलत हो गई। इसके बाद इन्होंने बोला इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। ये प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन का क्या मतलब है? और वैसे भी हमें लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड बताना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर उनको बोलना ही था कि ये कल्टीवेशन में यूज होता था तो वो सिंपल लिखते कि इट इज रिजल्टेड इन कल्टीवेशन एज अ कैश क्रॉप एंड यूज्ड इन कल्टीवेशन। इतना स्पेसिफिक, इतना ज्यादा बढ़ावा देने की क्या जरूरत है कि प्री डोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। देन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है कि द सीलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल। ऐसा क्यों? अगर वो किसी फैमिली के लिए दे रहे हैं तो इंडिविजुअल को भी तो दे सकते हैं ना, ठीक है। आप बार बार क्वेश्चन से रिलेट करिएगा। इन्होंने कहा रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है। तो आपको लगता है सरकार ऐसा कुछ लेके आएगी कि फैमिली होल्डिंग्स के लिए तो है लेकिन इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा? ऐसा तो सरकार नेगेटिव में तो खुद को नहीं रखेगी। देन सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं, द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। ये बिल्कुल ऑलमोस्ट परफेक्ट आइडियल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि देखो इसका एम भी इसमें स्पेसिफाई किया जा रहा है कि किस लिए लाई थी सरकार, ताकि वो लैंडलेस को लैंड दे सके। और लैंडलेस को तो लैंड देगी ही ना, उसमें तो भेदभाव नहीं करेगी कि अगर 2 पर्सन ए और बी दोनों लैंडलेस है, सरकार ये तो नहीं कहेगी कि मैं ए को तो लैंड दे दूंगी क्योंकि ये लैंडलेस है लेकिन बी को किसी कारण नहीं दूंगी। हाँ, थोड़े बहुत उसके रिस्ट्रिक्शंस या थोड़े बहुत आप उसके फीचर्स बोल सकते हो जो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी, लेकिन मेजोरिटी बेसिस पे तो वो सभी को लैंड देगी ही जो लैंडलेस है। सो इसका बहुत जो फिजिबल आंसर निकलता है जनरली कॉमन सेंस से वो इसका आंसर बी है। अब ये क्वेश्चन है
इसमें आपकी नॉलेज कम और कॉमन सेंस का यूज ज्यादा होगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है अब आज आपने कॉमन सेंस तो सॉल्व कर लिया तो आप इसको पढ़ के छोड़ दो, नहीं। अब आपको लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना होगा कि लैंड रिफॉर्म्स कब आए थे, थोड़ा बहुत मतलब बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। तो हम इसी तरीके से ये सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे और डेली 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में थीम्स डिसाइड करके। अगर आप चाहते हैं कि मैं थीम्स के नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूं तो आप वो कमेंट में जरूर बता देना। और आपको ये सीरीज कैसी लगी, हम इसको आगे किस तरीके से कंटिन्यू करें, आप फीडबैक जरूर देना। आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।